सो गाइस, कल आपने मेरे साथ देखा था एनसीईआरटी का पार्ट 1 और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी का पार्ट 2। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है। अभी हम चैप्टर 1 का हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पार्ट देख चुके हैं और आज हम उसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो कल की वीडियो में हम ठोस, द्रव और गैस क्या होती हैं ये पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे दाब परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है कि इसने दे रखा है हमको, यहाँ पे एक बीकर दे रखा है और इस बीकर में कुछ कण डाल रखे हैं और इसके बाद ये इसको पिस्टन से दबा रहा है। ठीक है, और हमको ये बता रहा है कि दाब अगर हम इसको दबाते जाएंगे तो जो हमारे कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पदार्थ के कण दूर दूर हैं तो हम उनको पास नहीं ला सकते हैं। हम उनको दाब बढ़ा के उनको पास पास ला सकते हैं। और यहाँ पे इसने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दे रखा है, ये वाला, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। ठीक है, ये यहाँ पे हम चलो ठोस से ही शुरू करते हैं। तो जो हमारा ठोस है इसको हम अगर संलग्न करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा और द्रव का अगर वाष्पीकरण होगा तो वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर गैस का ऊर्ध्वपातन होगा तो वापस से वो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, और यही जो हमारी क्रिया है ये उल्टी भी चल सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा परिवर्तन आ जाता है कि गैस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं, संघनन, और द्रव से गैस में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये यहाँ पे दो पॉइंट्स मेन निकल के आते हैं कि वाष्पीकरण किसको कहते हैं और संघनन किसको कहते हैं। अगर गैस से द्रव में बदल रहा है तो ये हमारा संघनन होगा और द्रव से अगर गैस में बदल रहा है तो ये वाष्पीकरण होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऊपर इम्पोर्टेंट ये दिख रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ये पढ़ते हैं। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। यह वायुमंडलीय दाब पर एक एटीएम हो तो ठोस द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो हमारा ठोस CO2 है ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे ही गैस में बदल जाएगा अगर यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर दाब होता है वो एक ATM हो अगर। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या दे दिया फिर से, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हम पहले देख चुके हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। हमने क्या देखा था कि जब द्रव से गैस में बदलता है, द्रव से गैस में बदलेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा ना। कपड़े हम सुखाते हैं, कपड़ों में गीला होता है, जितने भी वो उसमें पानी के कण पार्टिकल्स लगे होते हैं वो सूख जाते हैं धूप से, वो सब कण उड़ गए ना हवा में, वो गैस बन गए। ठीक है, तो वाष्पीकरण हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी अगर हम अपना सतह क्षेत्र बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अगर हम कपड़े का पूरा एक बाल्टी में 50 कपड़े को मिक्स कर दें और उसी में छोड़ दें तो वो सूखेंगे नहीं। लेकिन अगर हम 50 कपड़ों को सुखा दें तो वो क्या होंगे, बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो यहीं पे जो ये पहला पॉइंट बोला है, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर जो है वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है बहुत जल्दी होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ये दे रखा है कि हमको गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। जो सूती कपड़े होते हैं ना उससे हमारा जो पसीना आता है वो जल्दी से सूख जाता है, जिससे कि हमको शीतलता मिलती है। इसलिए हमको सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में। और 3 इसमें और फैक्ट दे रखे हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जो हमारे, अगर हम अपने कपड़े हमने सुखा रखे हैं और तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे ना। अबे इसमें अब अगला पॉइंट देखते हैं, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं।
जो हमारी वायु होती है उसमें जो हमारे वाष्प के छोटे छोटे कण या भाप के कण जो मिले होते हैं उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बोले तो नमी, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जो हमारे आसपास है जलवाष्प क्या है? एक निश्चित मात्रा में है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर वायुमंडल में हर हर जगह पे क्या होंगे? भाप के कण ही कण होंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगी कि वाष्पीकरण हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। वायु की गति में वृद्धि हो जाती है। अगर हमारा वाष्पीकरण ठीक है और तेज है, हमारी वायु तेज चल रही है तो उससे क्या होगा? हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो यानी तेज हवा चल रही है तो इससे क्या होगा? हमारे वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वह बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हवा चल नहीं रही है तो इससे क्या होगा कि हमारी वाष्पीकरण की प्रक्रिया घट जाएगी। अभी देखते हैं प्लाज्मा। अभी 3 अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं, तो यह है चौथी अवस्था प्लाज्मा। इस अवस्था में जो कण हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंस ट्यूब में नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंस ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत प्रवाहित करने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसने ये कहे हैं कि इसने एक विधि बता रखी है कि हम प्लाज्मा जो अवस्था है उसको कैसे पाएं, ठीक है। उच्च तापमान के कई कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। मतलब ये डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि अगर हमारा तापमान बढ़ते जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा प्लाज्मा की अवस्था आ जाएगी। एक हमारा इतना एक बार टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि उसके बाद हमारी जो अवस्था होगी वो गैस से परे हो जाएगी। तो हमारी उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी 5वीं अवस्था होती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारी 5वीं अवस्था होती है और ये कब हुई? 1920 में हुई। और इसमें हमारे जो बोस थे इंडिया के और एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो सभी जानते हैं। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? BEC भी कहते हैं। और इस प्रयोग के लिए इनको क्या मिल रखा है? नोबेल पुरस्कार भी मिल रखा है। 2001 में अमेरिका में एरिक ए कॉर्नेल बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिल रखा है। तो अब ये देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ये किसने खोजा और इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला। लेकिन अब ये देखते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। और बर्फ़ को अगर हम ठंडा करते 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 इतना ठंडा कर देंगे कि वो एक इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि वहाँ से हमको ठंडा अगर करेंगे तो वहाँ से उसकी अगली अवस्था यानी BEC वाली अवस्था शुरू हो जाएगी। और यही हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसन है, ठीक है। सामान्य वायु के घनत्व के लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली जो हमारी सामान्य वायु होती है, जो हमारी नॉर्मल एयर होती है, उससे जो है हमारी 1,00,000 भाग कम, यानी 1,00,000 भाग अगर हम कम कर दें, उतना घनत्व अगर हम किसी गैस का तापमान उतना ठंडा होगा तो वो BEC तब तैयार होगा, ठीक है। तो यही है इसमें। अब चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ये मिलती है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। तो ये आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी भी ग्लास में ठंडी बर्फ़ डालें या ठंडे पानी को डालें तो उसके बाहर से छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं पानी की। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है बाहर का, यानी जो ग्लास के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो ग्लास के पानी के अंदर जो पानी है उससे ज़्यादा होता है। तो वो
जो ग्लास के अंदर पानी है वो बाहर के जो वातावरण है उसको मेंटेन करने के लिए पानी छोड़ता है। और जो अभी हमने ये भी पढ़ा है ना कि हमारे वायुमंडल में भाप के कण होते हैं, तो वो उस पर चिपक भी जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाहर भी उसके एक लेयर टाइप में बन जाती है छोटी छोटी बूंदों की। अब ये देखते हैं कि आपने ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म तो हुआ, लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने इसमें सीखा क्या। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्ट्स ही समझ सकते हैं। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में ही होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और गैस कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। द्रव कणों में आकर्षण बल इन दोनों के मध्य में होता है। ठीक है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। तो जो हमारे गैस और ठोसों के कण हैं, इनके जो बीच का रिक्त स्थान होता है, ये रिक्त स्थान के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो उनका रिक्त स्थान होता है ठोसों में सबसे कम होता है, गैसों के लिए सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन द्रवों में क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ठोसों के कण, उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, द्रवों में कम होती है, और जो गैस होता है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, अगला है पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब के परिवर्तन से किया जाता है। अगर हमको पदार्थ की अवस्था चेंज करनी है तो या तो हम उसका ताप बढ़ाएं घटाएं, या उसका दाब, उसमें दाब बढ़ाएं घटाएं, उससे क्या होगा कि परिवर्तन हो जाएगा उसकी अवस्था में। इसके बाद ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में अवस्था में आता है। तो यहाँ से हमको इम्पोर्टेंट चीज़ ये मिलती है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन हमारा होता है जो हमारा ठोस है वो सीधे गैस में बदल जाएगा, द्रव में नहीं होगा, सीधे गैस में बदल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। जैसे कि गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, या गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आता है, तब भी उसको ऊर्ध्वपातन ही कहेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल समझ लो। इसके बाद क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो क्वथनांक क्या होता है, पहली बात तो ये देखेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक हमारा एक पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हमारा पानी जो है वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, वाष्पीकरण तो हमने देख लिया। वाष्पीकरण की एक सतह की परिघटना, सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीचों के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। हमारा वाष्पीकरण हमने देखा ना अभी किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, बस फिर ये वही दे रखा है इसने, और कुछ नहीं। इसके बाद वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दाब की वह मात्रा है जो 1 किलो द्रव को वायुमंडल दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। तो यहाँ पे अगला हम पॉइंट देखेंगे, संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडल दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। तो ये 1 केजी ठोस 1 केजी द्रव क्या है, तो इससे आप घबराना मत। ये उन्होंने बस एक मेज़र कर रखा है कि एक इतनी एक लिमिट ले रखी है उन्होंने कि अगर हम 1 किलो, जैसे कि हम ये लेते हैं ना 1 किलो में कितने ग्राम, बस फिर उन्होंने यही कर रखा है। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ राशि और मात्रक और प्रतीक दे रखे हैं, ये देखते हैं और इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो तापमान हम किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, और इसका प्रतीक होता है के। तो तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, मीटर का प्रतीक क्या होता है, एम होता है। संहित किलोग्राम, संहित को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान भी बोलते हैं। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, जिसको हम केजी में बोलते हैं। और भार हमारा न्यूटन होता है, न्यूटन को हम
एन से डिनोट करते हैं। आयतन हमारा घन मीटर होता है, जिसको हम मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। और जो हमारा घनत्व होता है ये होता है हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये प्रति घन मीटर का हम ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि ये है केजी अपॉन एम क्यूब। अब ये हमारा एम क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम की पावर -3। थोड़ा बहुत आपने आई थिंक पढ़ी होगी मैथ, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद अंतिम पॉइंट हमारा ये है कि दाब, जो दाब है हमारा उसको पास्कल में मापते हैं। और हमारा डायरेक्टली ये पूछ जाता है कि इसका जो प्रतीक है, पास्कल का प्रतीक क्या होता है, तो इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक होता है PA। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते करते ये अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, 300 केल्विन दे रखा है तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे कितना, 273, 273 अभी पढ़ा था ना हमने कल वाली वीडियो में, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और अगला हम देखते हैं तो ये है हमारा 573। तो 573 के 573 इसमें से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 003, 300 आ जाएगा। 300 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में बदलना है ना, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। और अगला हमको दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस 273 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 892, 298 हो जाएगा। और अगले वाले में फिर से ऐड कर देंगे, 373 है, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 646, 646 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म, और अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2, जो है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो हमारे आसपास मैटर हैं वो क्या प्योर हैं या नहीं है, ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो वो होगा हमारा पार्ट 3। तो हमारे साथ बने रहें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।